हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसकी टोपी उसके सर वाला मेथड देखा था। उसकी हेल्प से अपन लोग बैलेंसिंग सीख रहे थे, हाँ या ना? समझ में आ गया था आपको? और कुछ एग्जांपल्स उसके ट्राई कर लेते हैं अपन ITOS मेथड के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाया था लास्ट में, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, Fe+2 SO4 2 नेगेटिव is converted into Fe+3 और SO2। ये क्वेश्चन करवाया था, हाँ या ना बच्चों? अब इसमें एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, फिर अपन इसकी प्रैक्टिस और करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप्स लिखवा रखे हैं। क्या किया जाता है? सबसे पहले अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, हाँ या ना? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको नहीं मालूम। इस Fe का +2 है, ये +2 से कहाँ गया? +3 में। ये सल्फर का एक्स मेथड से कितना आया था? +6। इसका एक्स मेथड से, ठीक है। Fe+2 से कहाँ चला गया बच्चों? कितने की टोपी पहनेगा पड़ोसी? एक की। Fe+2 से +3 में गया, एक का अंतर, तो पड़ोसी ने एक की टोपी। ये सल्फर +6 ऑक्सीडेशन नंबर में था, ये +6 से कहाँ चला गया? +4 में। ये पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? 2 की। अब उसके बाद में इस साइड वाले एटम को बैलेंस करते हैं। 2 Fe एटम तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, एक सल्फर एटम तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 1। उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन एटम बैलेंस किए जाते हैं, क्या ऐड करके? H2 मॉलिक्यूल। अच्छा, कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। इधर कितने हैं? 2। कितने H2 जोड़ दूं मैं? 2H2। कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 4। तो कितने H पॉजिटिव जोड़ दिए जाए? 4 H पॉजिटिव। तो ये बैलेंस हो चुका है। यही काम करते थे। सबसे पहले अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, हाँ या ना? क्या पहनाते हैं उनको? टोपी पहनाते हैं। उसके बाद में उस साइड वाले एटम्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है? एटम बैलेंस करने के बाद में अपन लोग आंसर अगर सिंपलेस्ट, फिर H2 मॉलिक्यूल ऐड करके ऑक्सीजन एटम बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन ऐड करते हैं। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको ट्राई करना है। सपोज मैंने लिख दिया Zn प्लस NO3 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 प्लस में NH4 पॉजिटिव लिख देता है। ये क्वेश्चन है, इसको अपन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग करनी है। ट्राई करें सभी लोग, ईच एंड एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। करिए सभी लोग ट्राई, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। आपको चेकआउट करना है क्या आपने सही किया है या गलत किया है, एक बार आप चेक कर रहे। ट्राई करें। पहले अननोन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर निकालें दोनों तरफ, देन अप्लाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वैलेंसी फैक्टर को अप्लाई करें अदर एलिमेंट के लिए, मतलब टोपी पहनाएं। फिर प्रोडक्ट साइड एटम बैलेंस करें, ठीक है? करिए ट्राई बच्चों। देखते हैं अभी। अच्छा चलिए, इस Zn का ऑक्सीडेशन नंबर, दुनिया में अकेला कोई भी एलिमेंट देखिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता रखा है रूल के अकॉर्डिंग। एक्स मेथड लगा दो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5, इसका +2, जो चार्ज दिख रहा है वही ऑक्सीडेशन नंबर। इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3। अरे हाँ या ना?
अब एक बात बताओ, ये जिंक 0 से कहाँ जा रहा है? +2 में। 0 से 2 में पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? 2 की, हाँ या ना? चेंज कितने का? 2 का। ये नाइट्रोजन +5 से कहाँ चला गया? कितने का अंतर? 8 का। रिडक्शन हो रहा है, हाँ या ना? +5 से +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। मैंने बोला था हमेशा बड़े वाले ऑक्सीडेशन नंबर में से सपरेट करते हैं, छोटे वाले को हमेशा ब्रैकेट में लिखो और उनका डिफरेंस देखते हैं। तो बड़ा वाला +5 था, -3 ब्रैकेट में आएगा, इसलिए पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? 8 की। बात समझ में आ रही है? अब उस साइड एटम बैलेंस करिए। 2 नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 8 जिंक तो यहाँ पे 8 लगाएंगे। अब ऑक्सीजन 2 3 जा, कितने H2 जोड़ दूं? हाइड्रोजन बोलो, 6 2 जा 12 +8 20, तो कितने H पॉजिटिव? मैंने एक पॉइंट और लिखवा रखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देते हैं। क्या ये किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा? सारे कोफिशिएंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए लास्ट में इसको 2 से डिवाइड करके लिखें। 4Zn + 1 नाइट्रेट आयन प्लस में 10 H पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू 4 जिंक +2 +1 अमोनियम आयन प्लस में 3 वाटर मॉलिक्यूल। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर आना चाहिए बच्चों। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखा जाता है हमेशा, ये मैंने बता रखा है आपको। क्लियर? चलिए एक और ट्राई करना है। इस एग्जांपल को ट्राई करना है। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अप्लाई करना है आपको। हाँ जी, इसको ट्राई करिए बच्चों। अननोन एलिमेंट आपको खुद को समझ में आना चाहिए। अब हाँ जी, कर पा रहे हो? चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग चेक कर लीजिए। एक्स मेथड लगाइए। इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है एक्स मेथड से? +5 आ रहा है बच्चों। इस सल्फर का -2 आ रहा है। इस नाइट्रोजन का +1 आ रहा है। इस सल्फर का 0 आ रहा होगा, हाँ या ना? ये सबको आता है। रूल्स पता होना चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हो। ये नाइट्रोजन +1 से कहाँ जा रहा है? +5 से कहाँ जा रहा है? पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? 4 की। अब उस साइड नाइट्रोजन के एटम से मतलब नहीं, इधर तो नाइट्रोजन का एक ही एटम। अगर इधर N2 लिखा होता तो फिर मैं 8 की टोपी पहनाता, हाँ या ना? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता अपन को। अभी इधर एक ही एटम है नाइट्रोजन का, तो 4 का ही चेंज आएगा। +5 से +1 में 4 का चेंज। एक सल्फर -2 से कहाँ गया? कितने का अंतर? अंतर हमेशा पॉजिटिव। 2 की टोपी पड़ोसी ने पहनी। कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं? 2। इधर भी कितने नाइट्रोजन हैं? 2। कोई दिक्कत नहीं। कितने सल्फर दिख रहे हैं? यहाँ पे क्या लगाओगे कोफिशिएंट? 4। पहले एटम बैलेंस कर लिए, फिर ऑक्सीजन एटम बैलेंस करते हैं। क्या जोड़कर? H2। कितने ऑक्सीजन बेटा? 2 3 जा, एक पहले से है। एक पहले से है, इसलिए कितने H2 जोड़ोगे? 5 H2। अब हाइड्रोजन चेक करो। 5 2 जा, 4 2 जा, 8 और 2
ऑलरेडी बैलेंस है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। यही आंसर करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला ट्राई करें। H2O3 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव ऐड कर भाई, क्यों नहीं कर पाया रहा ऐड? उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट का चेंज देख रहे हो उसके नंबर ऑफ एटम्स को भी देखा जाता है, उसके कितने एटम्स हैं। जैसे यहाँ पे सल्फर के 2 एटम है इस बार, क्लोरीन के भी 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा जो भी आएगा वो। तो इस बात का ध्यान रखना है बैलेंसिंग करते समय। करिए ट्राई। कर पा रहे हो या नहीं हो रहा? हो गया। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं अब इसे, देखिए आप। इस सल्फर का एक्स मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला मैंने, +2 आया। इस क्लोरीन का क्या आएगा? 0। क्यों? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, रूल में पढ़ रखा है। इस सल्फर का +6 आएगा और इस क्लोरीन का -1। जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, हाँ या ना? अब बच्चों एक सल्फर +2 से कहां गया? कितने का चेंज? लेकिन कितने सल्फर एटम? तो पड़ोसी 4 की जगह कितने की टोपी पहनेगा? नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं उस कंपाउंड में, सल्फर के 2 एटम हैं इसलिए 8 की टोपी। एक क्लोरीन 0 से -1 में गया, 1 का अंतर, लेकिन 2 क्लोरीन एटम है यहाँ पर भी इसलिए पड़ोसी 2 की टोपी पहनेगा। बात समझ में आ रही है? सल्फर के 2 2 जा 4 एटम, तो यहाँ पे 4 लगाओगे। क्लोरीन के 8 2 जा 16 एटम, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 16 लगाओगे। अब क्या बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन, वाई एडिंग H2O, ऑक्सीजन देखते हैं। 2 3 जा 6, इधर 4 4 जा 16 और 6 में कितने का अंतर? 10 H2O का, 10 H2O इधर जोड़ दो। 10 2 जा 20, तो कितने H पॉजिटिव? 20 H पॉजिटिव। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी द आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो आंसर आएगा डिवाइड बाय 2। आई होप सो कर लोगे सब लोग, डिवाइड करके लिख दीजिए, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। 1H2O3 2 नेगेटिव, 4Cl2, 5H2, 2SO4 2 नेगेटिव, 8Cl नेगेटिव, 10H पॉजिटिव। आंसर आ जाएगा। हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों कभी कभी अपन से बैलेंसिंग करवाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। जानते हो आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का,
जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट वाला आप लोगों को ट्राई करना है। ये Cl2 था, ये कन्वर्ट हुआ Cl नेगेटिव में प्लस ClO4 नेगेटिव में। अच्छा आप लोग बताइए मुझे, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस क्लोरीन का जो चार्ज दिख रहा है, इस क्लोरीन का एक्स मेथड लगा दिया, कितना आया बताओ? क्लोरीन 0 से कहां गया? -1 में, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई, मतलब रिडक्शन हुआ। ये क्लोरीन 0 से कहां चला गया? +7, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है, ऑक्सीडेशन हुआ। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, क्या इसी को डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं? अब समस्या ये है, अभी तक तो इधर 2 मॉलिक्यूल थे तो टोपी पहना रहे थे हम आसानी से, लेकिन अब इधर एक ही मॉलिक्यूल है और उधर हैं 2 मॉलिक्यूल। अब जो टोपी पहनाएंगे वो उल्टी तरफ से पहनाएंगे। हाँ जी, इसका तो पड़ोसी नहीं है भाई, पड़ोसी कोई तो टोपी पहनाते थे। अरे हाँ या ना, पड़ोसी कहाँ है? इधर है। तो अब उल्टी तरफ से चेंज देखना पड़ेगा। मतलब ये क्लोरीन -1 से कहां गया? 0 में, इधर से चेंज देख रहे हैं। इसमें क्लोरीन का एक ही एटम है, आया ना? इधर से चेंज देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। -1 से 0 में क्लोरीन का एक ही एटम है, तो पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? ये क्लोरीन +7 से कहां जा रहा है? 0 में, पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? 7 और 1 कितने क्लोरीन एटम? तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 4 से, 4 2 जा 8। अब क्या बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? कितने H2 जोड़ दोगे? 4 H2। कितने हाइड्रोजन है बच्चों? कितने H पॉजिटिव? ये हो चुका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग। उल्टी तरफ से टोपी पहना दी, बस एक सिंपल सी बात, क्योंकि पड़ोसी यहाँ पे हैं। एक एग्जांपल आप लोग ट्राई करोगे। हाँ ये नोट करनी है, डेफिनेटली नोट करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। Br2 gives Br नेगेटिव और BrO3 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसको बैलेंस करना है आपको, ट्राई करिए सभी लोग। हो जाना चाहिए, सिंपल सा केस है। कर लिया ट्राई? चलिए लेट्स चेक इट। अच्छा ये ब्रोमीन -1 से कहां जा रहा है? 0 में। इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक्स मेथड लगा दिया पहले तो। बच्चों ब्रोमीन -1 से क्या 0 में, कितने की टोपी पहनेगा पड़ोसी? ये ब्रोमीन +5 से कहां गया? 0 में। ये पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? 5 की टोपी। अच्छा ब्रोमीन के 5 और ये कितने एटम? तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 3 लगाएंगे कोफिशिएंट, हाँ या ना? अब ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं? तो कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ोगे? कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? कितने H पॉजिटिव जोड़ूंगा? यही आना चाहिए आंसर। हाँ जी, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। कष्ट तो नहीं हो रहा जीवन में? हाँ जी, एंजॉय कर पा रहे हो? चलिए अच्छी बात है, पॉजिटिव बातें हैं। तो ये बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के केस में हम इस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं। नोट करिए, मैं रब करने वाला हूं, फिर कुछ और आगे बढ़ेंगे अपन।
हो जाएगा भी थोड़ी देर में। चलिए रब कर दें। अब बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है, ध्यान से सुनना। ऐसा लिखा जाता है बैलेंस द रिएक्शन इन अ बेसिक मीडियम, बैलेंस द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा क्वेश्चन में। अच्छा इसका मतलब समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए MnO4 नेगेटिव, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, और Fe+2 इज कन्वर्टेड इनटू सपोज Mn+2 में और Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। हम जैसे अपन ने सीख रखा है इसकी टोपी उसके सर वाला मेथड, वही अप्लाई कर रहे हैं अभी फिलहाल तो, ठीक है। जो आपने सीख रखा है जिस तरीके से बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं? इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, इस Fe का, इस Mn का, Fe का प्लस, टोपी पहनाते हैं। क्या करेंगे? Mn+7 से कहां गया? पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? क्योंकि एक ही Mn का एटम। ये Fe+2 से कहां गया? पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? एक की। उस साइड एटम बैलेंस कर लो। एक Mn तो यहाँ क्या लगाओगे? 5 Fe, तो कोई दिक्कत। अब क्या बैलेंस करते हैं बच्चों? क्या जोड़कर? कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? कितने H2 जोड़ दूं? अब 4 2 जा तो कितने H पॉजिटिव? ये हो चुकी बैलेंस। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव नजर आ रहा है वो बता रहा था कि अभी तक आप जो मीडियम में बैलेंसिंग कर रहे थे वो एसिडिक मीडियम में, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन नजर आ रहा है। और H पॉजिटिव आयन अगर नजर आ रहा है दैट मींस वी आर डूइंग बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सब एसिडिक मीडियम में बैलेंस किए हैं। अब इस क्वेश्चन में लेकिन क्या बोल दिया गया? अब आपको एक सिंपल सा काम करना, एसिडिक मीडियम में तो H पॉजिटिव नजर आएगा और बेसिक मीडियम में क्या नजर आए? OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव लाने के लिए क्या काम करते हैं बच्चों? जितने H पॉजिटिव आयन आ जाते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन दोनों तरफ ऐड कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन as number of H positive on both the sides। ये थोड़ी सी अंग्रेजी लिखी है मैंने, तो थोड़ी समझ में आई आपको? जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है उतने ही नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन दोनों तरफ ऐड करनी है। बोथ दी साइड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करते हैं अपन ये काम। 1 MnO4 नेगेटिव प्लस में 5 Fe+2 प्लस में 8 H पॉजिटिव। कितने OH नेगेटिव जोड़ दें अपन? 8 H पॉजिटिव ये वाले और 8 ही OH नेगेटिव जोड़ दें। जितने H पॉजिटिव, इधर Mn+2, 5 Fe+3 और प्लस में कितने वाटर मॉलिक्यूल? 4 वाटर मॉलिक्यूल, और प्लस में क्या लिख दूं? 8 OH। मैंने 8 H पॉजिटिव थे बच्चों तो 8 OH नेगेटिव दोनों तरफ जोड़ दिए। जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन हैं उतने ही नंबर ऑफ OH नेगेटिव दोनों तरफ जोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है बच्चों, ये 8 H पॉजिटिव 8 OH नेगेटिव मिलके क्या बना लेगा? 8 पानी। ये कितने पानी है? 4। और ये कितने पानी है? तो ये चाय पानी बच गया। अरे हाँ है ना। तो अब जो दिखेगा 1 MnO4 नेगेटिव प्लस में 5 Fe+2 प्लस में कितने वाटर मॉलिक्यूल? 4 वाटर मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट साइड क्या देखेगा? 1 Mn+2 5 Fe+3 प्लस में कितने OH नेगेटिव? 8 OH नेगेटिव। अब सॉल्यूशन में क्या H पॉजिटिव नजर आ रहा है या OH नेगेटिव? आप देख सकते हो H पॉजिटिव गायब हो चुका है, क्या बच गया केवल? और ये OH नेगेटिव बता रहा है कि आपने किस मीडियम में बैलेंस कर दिया? ऐसे बेसिक मीडियम में। आया ना?
आपको एक सिंपल सा काम करना है, बैलेंसिंग उसी तरीके से करना है जैसे आपने सीख रखी है। जितने H पॉजिटिव आए उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ जोड़ देने हैं। H पॉजिटिव OH नेगेटिव को मिलके वाटर बना लीजिए। जितने वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हो जाएं उतनों को कैंसिल कर दीजिए और रिक्वायर्ड रिएक्शन लिख दीजिए। वो रिएक्शन बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग की रिएक्शन कहलाएगी। नोट कर लीजिए। हाँ क्यों नहीं कर सकते, किए ना अपन ने 3-4 एग्जांपल ट्राई किए। जिंक वाला किया है मैंने, MnO4 नेगेटिव वाला करवाया। किसको नहीं दिक्कत है, दोनों मेथड याद होने चाहिए। अभी देखेंगे, वो भी काम में आता है ना, हाफ रिएक्शन के बैलेंसिंग में यूज होता है वो, अभी करेंगे थोड़ी देर में। हाँ जी बहुत ज्यादा डाइल्यूट मतलब कैसे? हाँ तो अलग ही कहानी, डाइल्यूट हो जाएगा डेफिनेटली। वाटर तो पहले पहले नहीं आ रहा था कि अपन बैलेंस कर रहे थे, तो ये भी तो वाटर था, अभी भी वाटर है। तुझे क्या कष्ट हो रहा है भैया? ऐसे ही बच्चे होते हैं, वो इतिहास रचते हैं, यकीन मानिए आप। बंद करवा दो फैन मैन, निपट जाओगे, बुलाओ जाके। कोशिश तो है अपनी। तो बच्चों बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग के लिए तरीका वही होता है, बस जितने H पॉजिटिव उतने OH नेगेटिव दोनों तरफ ऐड किए जाते हैं और आपको OH नेगेटिव आयन दिखने लगेगा सॉल्यूशन में, मींस वो आपने बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कर रखी है। दिव्यांश कुमार, हम बिल्कुल बढ़िया है बच्चे, फाइन। हाउ आर यू? पूछ रहे सर हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया, आई एम फाइन। निपट जाएंगे, रोड लेंगे तो भैया। चलिए कर लिया नोट, जल्दी करें। इसके बाद पूछा जाता है अपन से, नोट करिए वहीं लिखेंगे। बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करवाता है या फिर रिडक्शन हाफ को। हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग करना सीख रहे हैं बच्चों। अब इसमें अपन ने पहला मेथड सीखा था ऑक्सीडेशन, जिसको अपन ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोला था, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे आए थे उन्होंने सीखा था उसको प्रॉपरली, ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया था आपको वो वाला मेथड भी,
तो हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग, जैसे मान लीजिए MnO4 नेगेटिव था बच्चों, ये Mn+2 में कन्वर्ट हो गया सपोज। मुझे मतलब नहीं है या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, या तो ऑक्सीडेशन हाफ होगा या रिडक्शन हाफ, उससे अपन को लेना देना नहीं है। कैसा भी दे दे, कुछ भी लिख के दे दे, अपन को तो बैलेंसिंग से मतलब है। वैसे तो रिडक्शन हाफ है, ये Mn+7 से कहां जा रहा है, +2 में। ठीक है बच्चों, अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ एटम से। कहां से? इधर Mn का कितना एटम, इधर भी मान लो इधर 2 होता तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या लगता, 2 लगता। ठीक है, फिर ऑक्सीजन एटम बैलेंस करते हैं H2O जोड़कर। क्या जोड़कर? कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, कितने H2O जोड़ दोगे, 4। अब हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, कितने H पॉजिटिव। अब हाफ रिएक्शन को जब अपन बैलेंस करते हैं तो अपन को चार्ज को भी बैलेंस करना होता है। किसको? जो अपन ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सीखा था। चार्ज बैलेंस करने के लिए चार्ज देखना आना चाहिए। तो आप लोग बताएं मुझे, रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है, +8 -1, +8 -1। इधर कितने का अंतर, 7 और 2 में 5 का अंतर। कहां जोड़े जाते हैं, जहां पे ज्यादा चार्ज है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दीजिए। ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सिंपल सा काम करना है। ठीक है, पहले तो एटम बैलेंस कर दो, फिर ऑक्सीजन एटम बैलेंस कर दो, क्या ऐड करके, वाटर। हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए, क्या ऐड करके, H पॉजिटिव। फिर चार्ज को बैलेंस करना है। क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा, इन दिस हाफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड टू बैलेंस द रिएक्शन। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से क्वेश्चन बना देता है। जैसे एक एग्जांपल और समझा रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से। ये Cr2O7 2 नेगेटिव है, बाकी फिर आप लोग ट्राई करेंगे। ये Cr+3 है। सबसे पहले मैंने क्या समझाया आपको, क्या बैलेंस करते हो, एटम्स। क्रोमियम के कितने एटम, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे। अब क्या बैलेंस करते हैं, क्या जोड़कर, H2। कितने ऑक्सीजन बच्चों, तो कितने H2 जोड़ दीजिए, 7 H2। कितने हाइड्रोजन बच्चों, 7 2 जा, तो इधर कितने H पॉजिटिव। चार्ज देख के बताओ इस तरफ कितना, +14 -2। कितने का चार्ज है, 2 × 3, 12 और 6 में कितने का अंतर, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। ये बैलेंस हो चुका, सिंपल ही है। अगर आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पता है और आपने बैलेंसिंग सीख रखी है, तो उसमें अपन इलेक्ट्रॉन को चार्ज को बैलेंस करते थे, वही काम यहाँ पे करना है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 एग्जांपल नोट कर लीजिए, बाकी एग्जांपल्स आप लोगों को ट्राई करने हैं। चलिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आपको ट्राई करना है बच्चों।
करिए ट्राई। कर पा रहे हो? करिए ट्राई सभी लोग। चलिए वन बाय वन मैं सॉल्व करता हूं। हाँ बच्चों देखिए, इधर ऑक्सीजन के 3 एटम, नाइट्रोजन तो बराबर है। इधर ऑक्सीजन के 3 एटम, इधर 1 एटम, कितने H2 जोड़ दो? 2 H2। अब हाइड्रोजन के 2 2 जा 4, तो कितने H पॉजिटिव? 4 H पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं, +4 -1, +3 का चार्ज है, उधर न्यूट्रल है सन्नाटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए? 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? ऐसे ही आ रहा है। इधर चेक करते हैं, इधर सल्फर के 2 एटम, इधर एक ही एटम है, तो पहले क्या लगाओगे? 2। नंबर ऑफ एटम बैलेंस करते हैं सबसे पहले, 2 एटम। ऑक्सीजन के 6 एटम, उधर 3 ही एटम है, तो कितने H2 जोड़ दोगे? 3 H2। 3 2 जा 6 H पॉजिटिव। अब चार्ज देखो ध्यान से, ये प्लस है, ये -4, +2 का चार्ज है इस तरफ। 2 इंटू -2 -4 +6, +2 का चार्ज है इधर, -2 का। +2 -2 में कितने का डिफरेंस? 4 का। कितने का? +2 से +1 0, -1 -2, 4 कहाँ जोड़ेंगे? 4 लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ या ना? या राइट हैंड साइड में, ये आंसर आएगा। कोई दिक्कत? 2 और -2 डिफरेंस। इधर देखते हैं, क्रोमियम का 1 एटम, इधर भी एक। ऑक्सीजन के कितने एटम? 4, कितने H2 जोड़ दो? हाइड्रोजन के कितने एटम? 4। चार्ज देखिए, +4 -2, +2 का चार्ज है इधर, कितने का? +2 -1 में कितने का अंतर? अब 3 का। कहाँ जोड़ोगे? लेफ्ट हैंड साइड में। आ रहा है ऐसा? यही आंसर होगा। प्लस, हाँ क्या होना चाहिए था? क्या +2? ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी निकाल रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना। चमत्कारी। चार्ज देख रहे हैं, ये चार्ज देख रहे हैं, ये -2 का चार्ज है ना। ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी लिखा है, ये चार्ज लिखा है मैंने, दोनों में अंतर है। हमारे लिए सब बराबर, दुनिया ही बराबर है भैया। अच्छा ये क्रोमियम बराबर, इधर ऑक्सीजन के 4 एटम, इधर भी 4 एटम। अब हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? कितने H पॉजिटिव जोड़ दो? +4 -2, +2 का चार्ज इधर, -1 का। 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे इस बार? राइट हैंड साइड में। हाँ या ना? ये बैलेंस हो चुका। लास्ट केस देख लेते हैं। अब नाइट्रोजन के कितने एटम, कितना लगाओगे कोफिशिएंट? ऑक्सीजन का 1 एटम, कितने H2 जोड़ोगे? अब हाइड्रोजन बोलो, 2 3 जा 6 और 2, कितने H पॉजिटिव और कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन।
कौन सा? ये वाला क्रोमियम क्रोमियम तो बराबर, ऑक्सीजन के कितने एटम, तो इधर कितने थे, इसलिए कितने H2 जोड़े, हाइड्रोजन देख 2 2 जा कितने H पॉजिटिव। अब चार्ज देख 4 इंटू +1 +4 -2 +4 -2 कितने का चार्ज है, इस तरफ मैंने चार्ज देख लिया +2 और इस तरफ +2 -1 में कितने का अंतर, 3 का। हाँ जी, ये वही +2 और -1 चार्ज है, इधर +2 इधर -1 तो अंतर 3 का, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। हाँ जी, 8 क्यों आएंगे, इधर 0 चार्ज है, इधर अभी तक 8 इंटू +1 +8 का चार्ज, तो 0 और 8 में 8 का अंतर, कहां जोड़ते हैं जहां ज्यादा चार्ज होता है। अब एक दो टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं यहाँ से, ये हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग आ गई समझ में। हाँ जी ठीक है, मॉड्यूल लाया है कोई, मॉड्यूल एनीबॉडी? हाँ एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, हाँ नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद में एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ बोर्ड पे, उसको नोट कर लीजिए बस आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडेट आयन, ऑक्सीडेट बोलते हैं C2O4 नेगेटिव को, ऑक्सीडेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव एज। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन करते हैं अपन, इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन करेंगे। एक इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होंगे, जब आपने कल की एक्स्ट्रा क्लास अटेंड की होगी तो मैंने MnO4 नेगेटिव के बारे में बता रखा है, या क्या MnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, हाँ है ना, इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, अच्छा MnO4 नेगेटिव की बात कर रहा है, और किसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन में, ऑक्सीडेट आयन, उन दोनों को लिख दो, जिस जिसकी बात हो रही है, एक तो इसकी बात हो रही है, एक इसकी बात हो रही है। मैंने नोट डाल के एक पॉइंट लिखवाया था आप लोगों को, इफ मीडियम इज नॉट गिवन देन कंसिडर इट एज, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है मीडियम के बारे में तो अपन लोग ये मान लेते हैं बच्चों कि किस मीडियम में बैलेंसिंग हुई है, एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में आपको याद होना चाहिए, ये Mn+7 से कहां चला जाता है रेड्यूस होके, ये लिखवा रखा है वो याद होना चाहिए, Mn+7 से जाएगा बच्चों +2 में रेड्यूस होके, मीडियम नहीं दे रखा मतलब, एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2, पेज पलट के देख सकते हैं वहां पे लिख रखा है अपन ने, याद रखना है हर एक मीडियम में कहाँ जाता है, एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है, न्यूट्रल मीडियम में +4 में जाता है, +7 से +4 में, और कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम में +6 में जाता है। इसका भी लिखवा रखा है कि ये इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद तो रेड्यूस होता है लेकिन दूसरे को, मतलब इस कार्बन एक्स मेथड से अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेट आयन में +3, अच्छा ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो मैक्सिमम कार्बन कहां तक जा सकता है, +4 तक, और लिखवा भी रखा है मैंने C2O4 नेगेटिव को कहां पे ऑक्सीडाइज कर देता है, ये सबकी कॉपी में लिख रहा है, इट ऑक्सीडाइज फॉलोइंग, लिखा नहीं लिखा, Fe+2 को +3 में भेजता है, C2O4 नेगेटिव को CO2 में, SO3 नेगेटिव को SO4 नेगेटिव में, Sn+2 को Sn+4 में, हाँ या ना, वो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए वो यूज होंगे। तो आपको खुद को पता होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 में जाता है, ये खुद तो रेड्यूस होता है, ऑक्सीडेट आयन को ये ऑक्सीडाइज करके कहाँ भेज देता है, CO2। अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व होगा, फिर से वही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगेगा, टोपी पहनेंगे, Mn+7 से कहां गया बच्चों
पड़ोसी को कितने की टोपी पहनाओगे? ऑक्सिलेट आयन कार्बन +3 से कहां गया? एक कार्बन के लिए कितने का चेंज? एक का, लेकिन कितने कार्बन एटम? तो दो के लिए दो का चेंज। तो पड़ोसी ने कितने की टोपी पहन ली? अब उधर बैलेंस मत करो बोले, कोई दिक्कत नहीं है, इतने ही छोड़ दो। इसको आप वैलेंसी फैक्टर या टोपी पहना के छोड़ दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अब क्या पूछ रहा है अंग्रेजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑक्सीडाइज बाय कितने मोल लें? अच्छा, जब 2 मोल ले रहे हैं MnO4 नेगेटिव की, 2 मोल MnO4 कितने मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है? 5 मोल ऑक्सिलेट आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो पूछा जा रहा है अपन से कि अगर इसका 1 मोल लेते अपन तो कितने मोल को ऑक्सीडाइज करता? तो 5/2 मोल को। अरे हाँ या ना? ये मॉड्यूल में अपने में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो क्वेश्चन नंबर 43 है एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर, जो कि इस लॉजिक से, इस कंसेप्ट से सॉल्व होगा। इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, आंसर ये आएगा 5/2 C2O4। वो कॉपी में लिख रखा है तूने, कॉपी पलट तेरी। ये याद रखना है अपन को, ऑक्सीडेट आयन CO2 में ऑक्सीडाइज होता है। कार्बन +3 से ऑक्सीडाइज होके कहां जा सकता है? +4 में। हाँ, कौन सा, कौन से वाले में दिक्कत है? ये देख, ये 4 × +1, ये कोफिशिएंट देख, 4 × में कितना? +1। 4 × +1 कितना? +4। और ये कितना चार्ज दिख रहा है तुझे? -2। -2 और +4 कितना बता? +4 -2 कितना? +2। इसलिए मैंने ओवरऑल +2 लिख दिया इधर। और इधर कितना है? ये -1। +2 -1 मतलब 3 का अंतर। MnO4, हाँ हाँ बोल। 2 कैसे आया बेटा? देख, एक कार्बन +3 से कहां गया? कितने का अंतर? 1 का, लेकिन कितने कार्बन एटम थे? 1 के लिए 1 का अंतर, 2 के लिए 2 का। टोपी पहनाइए जैसे पहनाते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1 का 43 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और नीट में आ रखा है सेम कंसेप्ट पे, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने फेरस ऑक्सीलेट के बारे में बताया था। फेरस ऑक्सीलेट का वैलेंसी वेक्टर कितना होता है? सबकी कॉपी में है 3 होता है। कितना होता है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, जो कि आया हुआ है नीट में, काफी पहले आया है। हाँ, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, नंबर ऑफ मोल्स इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 mole of ferrous ऑक्सीलेट। फेरस ऑक्सीलेट का फॉर्मूला होता है FeC2O4 completely in acidic medium, completely in acidic medium। ये क्वेश्चन है बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज completely 1 mole of, हाँ जी, फिर से वही कहानी। आपको फेरस ऑक्सीलेट की जानकारी मैंने दे रखी है ऑलरेडी। अच्छा, किस किस की बात कर रहा है? एक तो MnO4 की और दूसरा फेरस ऑक्सीलेट की। MnO4 नेगेटिव लिख दिया और क्या लिख दिया? फेरस ऑक्सीलेट लिख दिया। एसिडिक मीडियम में Mn कहां जाता है ये आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में भी किया है। +7 से कहां गया होगा? ये खुद तो रेड्यूस हो जाता है, लेकिन पड़ोसी को, अब इसमें 2 एटम को ऑक्सीडाइज, Fe+2 में है। ये ऑक्सीलेट आयन ही है बेटा। ऑक्सीलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अगर इसको तोड़ दूं FeC2O4 को, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये Fe+2 और C2O4 2 नेगेटिव में ही टूटता है, हाँ या ना? तो Fe का चार्ज देखें तो +2 है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इस कार्बन का +3, ऑक्सीडेट आयन में +3। अच्छा, ये Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके कहां भेजता था?
+3 में, और ऑक्सीलेट आयन को ऑक्सीडाइज करके कहां भेजता था? CO2 में। अरे हाँ है ना। इस Fe के लिए एक Fe +2 से +3 में जा रहा है, तो एक का चेंज तो Fe के लिए, ये कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, एक कार्बन के लिए कितने का चेंज? एक का, लेकिन कितने कार्बन एटम, इसलिए कितने का चेंज? जैसे अभी अभी उस क्वेश्चन में ऑक्सीलेट आयन का वैलेंसी वेक्टर कितना? 2। तो इस टोटल फेरस ऑक्सीलेट के लिए टोटल चेंज कितने का आएगा बच्चों? एक का चेंज तो Fe के लिए और 2 का चेंज कार्बन के लिए। टोटल चेंज अपन ने वैलेंसी फैक्टर निकाल भी रखा है ऑलरेडी। फेरस ऑक्सीलेट का कितना होता है? या तो डायरेक्टली याद रख लो, 3 होता है। तो अब अपन अगर टोपी पहनाए बच्चों, तो आप लोग बताएं Mn+7 से +2 की पड़ोसी ने कितनी की टोपी पहनी? ये टोटल फेरस ऑक्सीलेट का वैलेंसी वेक्टर कितना? 3। तो पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? क्यों? क्योंकि Fe+2 से +3 एक का चेंज Fe के लिए, इस कार्बन के लिए 2 का चेंज। कितने का चेंज? अब वही क्वेश्चन फिर से अंग्रेजी पढ़ो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, अब इसके मोल्स पूछ रहे हैं। रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। अभी एक बात बताओ, 5 मोल फेरस ऑक्सीलेट कितने मोल MnO4 नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं? 3 मोल। हाँ या ना। 1 मोल फेरस ऑक्सीलेट के लिए, 1 मोल फेरस ऑक्सीलेट के लिए कितने मोल MnO4 नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी? 3/5 मोल MnO4 नेगेटिव की। तो आंसर है इसका 0.6 मोल्स। ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि नीट में आया हुआ है, काफी पहले आया हालांकि, लेकिन ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये दोनों सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक के क्वेश्चंस हैं। तो फेरस ऑक्सीलेट का डायरेक्ट वैलेंसी फैक्टर अगर अपन को याद है, तो आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा अपन से। उसको नोट कर लें, और लास्ट में 4 रिएक्शन और लिखनी है जो कि अपन को याद रखनी है। और ये चैप्टर हो चुका है अब अपना कंप्लीट। तो सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन टू रिमेम्बर, जस्ट टेक इट इजी। Some important reactions to remember. Cl2 plus NaOH, cold and dilute medium. NaCl और NaOCl में जाता। Cl2 plus NaOH हॉट एंड डाइल्यूट मीडियम में अगर इनकी रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेटेड मीडियम में, तो बच्चों NaCl और NaClO3 में कन्वर्ट होता है। ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला। Cl2 और NaOH हॉट और कंसंट्रेटेड मीडियम में रिएक्शन, एक MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू बेसिक मीडियम MnO2 और IO3 नेगेटिव में, और लास्ट कॉपर सल्फेट प्लस I नेगेटिव KI, ये CuI प्लस I2 प्लस में K2SO4। ये 4 रिएक्शंस हैं जो कि हो सकता है कभी कभी अपन से पूछ ली जाए, तो इनको डायरेक्टली याद रखना है।
ठीक है, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, इनको नोट कर लीजिए। अब अपन रियल गैस स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया बेटा? जस्ट टेक इट इजी। सामने क्लास चल रही है, जल्दी नोट करें, जल्दी करिए। हाँ हाँ बेटा, सिलेबस पूरा कर ले पहले, फिर देखते हैं। टाइम अभी रियल गैस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जल्दी करें। क्या ये 3 कैसे आया? ये फेरस ऑक्सीडेट का वैलेंसी वेक्टर निकाला। Fe+2 से +3 में गया, एक का अंतर इसके लिए, एक कार्बन +3 से +4 में गया, एक का इसके लिए, लेकिन कितने कार्बन एटम? 2। तो 2 का अंतर तो कार्बन के लिए आ गया और एक का किसका? Fe। तो टोटल अंतर कितना आ गया? 3 का। वो चेंज यहाँ पे लगा। अब रियल गैस पता नहीं। हाँ बिल्कुल। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट चैप्टर, रियल गैस के बारे में। रियल गैस, हाँ नोट जल्दी करें इन चारों रिएक्शंस को, मैं रब करने वाला हूं बच्चों। साहिल स्टार्ट हो गया बेटा, आखिर वो घड़ी आ गई इस पे स्टार्ट हो गया। वो काफी टाइम से पूछा सर नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट। हाँ जी, रियल गैस। रियल गैस में बच्चों सबसे पहले एक दो टर्म है जो अपन को समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली टर्म है डिफ्यूजन। क्या? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोगों को सबको पता होगा क्या होता है। हायर, बिल्कुल, डिफ्यूजन का मतलब फ्लो ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम higher concentration to a lower concentration without any external pressure, या spontaneous flow of gaseous molecules without any external pressure। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? गैसियस मॉलिक्यूल्स का
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर की मदद से फ्लो करना। एक इसी के जैसा टर्म होता है एफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन एफ्यूजन में थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस होता है। डिफ्यूजन में तो अपने आप से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप से गैसेस मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ डिफ्यूज करती हैं। एफ्यूजन में क्या काम करते हैं? मान लीजिए ये गैस फिल कर रखी है आप लोगों ने इस कंटेनर में, तो इस कंटेनर में आपने एक पिन होल कर दिया। क्या कर दिया? होल कर दिया। अब इस होल की हेल्प से गैसें बाहर निकलने लगेंगी, डिफ्यूज होने, एफ्यूज होने लगेंगी। उसको बोलते हैं एफ्यूजन। क्या बोलते हैं? अगर अपने आप से निकल रही है तो दैट इज डिफ्यूजन, या फिर गैसियस मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर स्पॉन्टेनियसली अपने आप से, उसको तो डिफ्यूजन बोलते हैं। पिन होल की हेल्प से, जब अपन पिन होल कर देते हैं उसकी हेल्प से अगर गैसें बाहर निकलने लगती हैं उसको एफ्यूजन। जनरली डिफ्यूजन एफ्यूजन एक ही बात होती है। डिफ्यूजन में कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगता है, एफ्यूजन में एक पिन होल की हेल्प से गैसें बाहर निकलते हैं। डिफ्यूजन या एफ्यूजन का मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स का हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाना। अपने आप से जा रही हैं उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, एक पिन होल की हेल्प से जा रही हैं उसे एफ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एफ्यूजन। अब बच्चों रेट के बारे में बात करें, जैसे आपने एक पिन होल किया, गैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी थी, सपोज मान लो आपने कंटेनर में। अब पिन होल जैसे ही आपने होल किया, ये गैसें बाहर निकलने लगेंगी। ठीक है, एफ्यूज होने लगेंगी या डिफ्यूज होने लगेंगी, गैसें बाहर निकलने लगेंगी। अब गैसें जो बाहर निकलती हैं उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। क्या होती है? रेट होती है। तो वो रेट कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो अपन ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 घंटे में, मीन्स अपनी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। वैसे ही गैसों का बाहर निकलना, तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या? किस स्पीड से, किस तेजी से, किस गति से गैसें बाहर निकल रही, वो 3 टर्म में डिफाइन कर सकते हैं अपन लोग। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर बात करें बच्चों, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, इन गैसों का कितना वॉल्यूम बाहर निकला, वॉल्यूम डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, वॉल्यूम डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। ठीक है, कितना समय लगा, कितना गैस का वॉल्यूम बाहर निकला, या फिर मोल्स के टर्म में भी मोल्स डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन, या फिर ऐसा भी बोल देते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूज गैस, डिफ्यूज गैस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूज्ड गैस, और उस दौरान उनको कितना समय लगा, टाइम टेकन। तो बेसिकली 3 सेंस में आप रेट को डिफाइन कर सकते हैं। उस गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ, कितने समय में हुआ, उनका रेशियो ले लो तो रेट मिल जाएगी। या कितने मोल्स गैस के डिफ्यूज हुए, कितने समय में हुए, उनका रेशियो ले लो तो क्या मिल जाएगी, उसकी रेट मिल जाएगी। या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बहुत रेयर यूज करते हैं अपन, ज्यादातर क्वेश्चंस इस पे करते हैं, वॉल्यूम डिफ्यूज और मोल्स डिफ्यूज। वॉल्यूम डिफ्यूज को V से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल्स डिफ्यूज को N से। ठीक है। अब बच्चों एक लॉ होता है जिसको हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। कौन सा लॉ? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? ग्राम्स लॉ बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में ही बताया था इन्होंने, ग्राम्स ने इन्होंने बोला था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। किस कंडीशन पे बच्चों? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर किसी गैस की आपको रेट डिफाइन करनी है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन at constant temperature and pressure, rate of diffusion is inversely proportional to square root of density। किसके स्क्वायर रूट के? डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी और मोलर मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोलर मास के। गैस का जितना ज्यादा मोलर मास होगा, रेट उसकी उतनी कम होगी। जितनी हैवियर गैस होगी वो उतनी कम तेजी से बाहर निकलेगी, जितनी भारी गैस होगी। समझ भी सकते हो आप। तो बेसिकली आपको तो इसी सेंस में रेट को देखना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास।
या फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा भी लिख देते हैं प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का उतनी ज्यादा रेट होगी। तो यहां से बच्चों रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डेंसिटी के इनवर्सली। तो एक ये रिलेशन भी एक पूछा गया है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा काम में नहीं आता इसलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ, मॉड्यूल में दे रखा है, हालांकि अपना फोकस इन दोनों पे है। तो क्वेश्चन कहां से बनते हैं, यहां से बनते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मान लीजिए फॉर टू गैसेस ए एंड बी, दो गैसेस हैं ए और बी, फॉर टू गैसेस ए एंड बी। ए गैस की रेट को अपन ने आर ए मान लिया और बी गैस की रेट को आर बी मान लिया। मैंने यहाँ पे रेट लिख दिया, यहाँ पे टाइम लिख दिया, यहाँ पे मैं उनका मोलर मास लिख दूं अगर गैसों का मोलर मास। ठीक है, ए गैस की रेट को क्या बोलते हैं अपन, ये ए गैस और ये बी गैस। ए गैस की रेट को क्या बोल दिया मैंने, आर ए। बी गैस की रेट को क्या बोल दिया, ए गैस जितना समय ले रही उसको टी ए टाइम बोल दिया, बी गैस बाहर निकलने में जो समय ले रही वो टी बी। ए गैस के मोलर मास को एम ए से रिप्रेजेंट किया और बी गैस के मोलर मास को एम बी से रिप्रेजेंट किया। अब बच्चों आप लोग मुझे बताएं कि आर ए बाय आर बी का अगर रेशियो ले लो आप मोलर मास के टर्म्स में, आर ए बाय आर बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहां से रूट ऑफ एम बी बाय, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, ठीक है। ये रिलेशन काफी काम में आता है और क्वेश्चंस इसी रिलेशन की मदद से सॉल्व होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, रेट की अगर बात करें तो रेट वॉल्यूम के सेंस में भी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, हाँ या ना। तो रेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे रेट ऑफ ए गैस वॉल्यूम के टर्म्स में क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। रेट ऑफ बी गैस क्या लिखोगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बी गैस डिफ्यूज बाय, अगर इन दोनों का रेशियो ले लो आप आर ए बाय आर बी का, तो बताइए आप क्या लिख सकते हो वहां से, वी ए बाय टी ए अपॉन में ये टी बी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा। अब मैं आपसे ये बोलूं कि अगर दोनों गैसों का, इफ बोथ गैसेस हैव सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम हो, इफ बोथ गैसेस हैव सेम वॉल्यूम, मतलब वी ए और वी बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर होते ही आर ए बाय आर बी इक्वल टू बच्चों टी बी बाय टी ए, बराबर में क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ, अच्छा ठीक है, टी बी बाय टी ए बराबर में रूट ऑफ एम बी बाय, अल्टीमेटली एक ये फॉर्मूला जो अपने काम में आएगा, कहानी खत्म है। ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, इसी की मदद से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। आर ए रेट ऑफ ए गैस, जिस जिस रेट से जिस स्पीड से ए गैस बाहर निकल रही है वो आर ए होगा, जिस स्पीड से बी गैस बाहर निकल रही होगी वो टीबी क्या है, टाइम टेकन बाय बी गैस फॉर डिफ्यूजन। टीए क्या है, टाइम टेकन बाय ए गैस फॉर डिफ्यूजन। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ बी गैस, और एम ए क्या है, दिस इज मोलर मास, ठीक है। एम का मतलब ये बी गैस का और ये ए गैस। टी क्या है बच्चों, टाइम है, और ये क्या है, इसकी रेट है, ए गैस की रेट बी गैस। आपको क्वेश्चन कहां से सॉल्व करने, इस वाले फॉर्मूले से। तो आप कुछ ना लिख के, ये मॉड्यूल में दे रखा है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखें सीधा, और ये लिखना हो तो 7 मिनट दे रहा हूं आपको, 7 मिनट, 7 मिनट्स, डॉट 12 पे मैं रब कर दूंगा सब कुछ। डाउट, क्या डाउट पूछता है बेटा, हाँ लिख लो, अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है, या तो डायरेक्ट वो लिखो, और लिख रहे हो तो 3 बजे तक लिख लो इसे 5 मिनट में, 7 मिनट, हाँ 7 मिनट है अभी 3 बजने में। हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा तेरी, हाँ बिल्कुल क्लियर है उसके,
सही बात है, वो सही बोल रहा है बिल्कुल। कुछ चमत्कारी फोटो ले लेंगे उसका, तो आराम से लिखते रहेंगे वो घर पे। कहाँ दे रहा है तू टाइम आज का? पता नहीं कहाँ दे रहा, टाइम ही नहीं मिलता ऐसा। अच्छी बात है। अब रेडॉक्स के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए, और ये चैप्टर कल डेफिनेटली 101% कंप्लीट भी हो जाएगा, 101%। और जो रिमेनिंग टाइम है उसमें अपन डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। P इज प्रेशर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये P प्रेशर है और D डेंसिटी है। हाँ, रेट प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी, टाइम ऑफ डिफ्यूजन डेफिनेटली। T is time taken for B gas. तीन मिनट और है बच्चों। लास्ट 1 मिनट। नहीं, रफ नहीं करेंगे, वो तो लिखा हुआ रहेगा, वो साथ ही बाद में भी कर सकते हैं क्वेश्चन के बाद, ठीक है।
क्वेश्चन बोल रहा हूं अब, नहीं अब रुक नहीं पाएंगे बच्चों, हमने बोला था पहले ही कि नोट कर लो या डायरेक्ट या फिर 3 बजे तक का टाइम। टू गैसेस, क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको लिखना है बच्चों। टू गैसेस ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी, हैविंग सेम वॉल्यूम, two gases A and B having same volume diffuses, having same volume diffuses in 20, two gases A and B having same volume diffuses in 20 and 10 second respectively, 20 and 10 second respectively. If molecular mass, if molecular mass of gas A, if molecular mass of gas A is 49 AMU, if molecular mass of gas A is 49 AMU, atomic mass unit, then find molecular mass of gas B. Then find molecular mass of gas B. If molecular mass of gas A is 49 AMU, then find molecular mass of gas B. यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला चलेगा बच्चों। टाइम दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, दो टाइम मोलर मास। सही सॉल्व करो, चमत्कार मत दिखाओ। देखो फिर से वही बात बच्चों, दो गैसेस दे रखी हैं ए और बी, ए और बी। अच्छा टाइम टी ए कितना दे रखा है, 20 सेकेंड, 20 एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली बोला ना, अरे हाँ है ना। तो ए गैस निकलने में कितना समय लगा रही है, 20 सेकेंड, क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है। और बी गैस का जो टाइम है वो कितना है, 10 सेकेंड। मोलर मास किसका दे रखा है, बी गैस का, कितना, ए का दे रखा है, मोलर मास ऑफ ए गैस 49। ये पूछा है बच्चों अपन से, वो फॉर्मूला, दो टाइम दो मोलर मास, टीबी बाय टी ए, टीबी डिनोमिनेटर में टी ए इक्वल टू रूट ऑफ एम बी बाय एम ए, रख देते हैं वैल्यू। टीबी 10 है, टी ए 20। बेटा जेंडर बदल के ही जाएगा क्या घर, चमत्कारी। अच्छा इस रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ, तो ये 1/4 इक्वल टू एम बी बाय 49। सो मोलर मास ऑफ बी गैस विल बी 49 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 12.25 AMU। एटॉमिक मास यूनिट को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास या डाल्टन। दो टाइम, एक मोलर मास, दूसरा मोलर मास पूछ लिया, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ हाँ ये, हाँ यही आते हैं, एक दो और करेंगे, वो भी नीट में आए हैं सारे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, वो कहां से लाए हैं वो समझा दिया मैंने। लिखिए अगला क्वेश्चन साथियों, पहले नोट करें, कुछ जगह छोड़ें। 50 ml, 50 ml, पहले क्वेश्चन लिख ले बेटा फिर बात करेंगे अपन। 50 ml ऑफ ईच गैस ए एंड बी, 50 ml 50 ml of each gas A and B takes 150 and 150 and 200 second respectively, takes 150 and 200 second respectively for effusion, for effusion,
फॉर एफ्यूजन आगे लिखना है इफ मॉलिक्यूलर मास if molecular mass of gas B if molecular mass of gas B is 36 if molecular mass of gas B is 36 then find molecular mass of gas A then find molecular mass of gas A फिर से दो गैस दो टाइम आपके पास एक मोलर मास बी का दे ही रखा है दो टाइम दे रखे हैं वॉल्यूम तो सेम है तो वॉल्यूम सेम है तो यही फॉर्मूला वापस से टीवी बाय टीए टीए 150 सेकेंड दिया है टीबी दिया है बच्चों 200 सेकेंड मोलर मास ऑफ गैस ए निकालना है मोलर मास ऑफ गैस भी इस बार दे रखा है अपन को 36 कर सकते हो बच्चों सेम फॉर्मूला रख दो इसी फॉर्मूले में वापस से टीबी कितना है 200 टीए कितना है 150 मोलर मास ऑफ बी गैस है 36 मोलर मास ऑफ ए गैस पूछा जा रहा 54 जा 20 53 जा 150 दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ये 16 ये 9 इक्वल टू 36 बाय एम ए 4 का टेबल एंजॉय करेंगे 4 4 जा 16 4 9 जा 36 मोलर मास ऑफ ए गैस विल बी 9 9 जा 81 डिवाइडेड बाय 4 20.25 AMU या U यूनिफाइड मास ये आंसर आ जाएगा 81/4 ए का टाइम दिया था बी का टाइम था ए का मोलर मास पूछा जा रहा था बी का मोलर इसी फॉर्मूले में वापस से रख दिया 50 ml दे रखा था दोनों गैस का मतलब वॉल्यूम सेम है बन सके तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट वही फॉर्मूला जो सितारा लगा रखा है साथियों कर लिया नोट चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए certain gas takes 3 times certain gas takes 3 times as long as certain gas takes 3 times as long as to effuse out as helium as long as to effuse out as helium as long as to effuse out as helium then find molecular mass of gas a certain gas takes 3 times as long as to effuse out as helium then find molecular mass of gas क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें बोल रहा है एक गैस हीलियम के तुलना में 3 गुना ज्यादा समय लेती है बाहर निकलने के लिए तो उस गैस का मोलर मास बताना फिर से टाइम की जानकारी है और मोलर मास की तो वही फॉर्मूला TA बाई TB बाई TA MB बाई MA हाँ जी बच्चों ए गैस और बी गैस की बात कर लें A certain gas takes 3 times as long as to effuse out as helium अच्छा बी गैस मैंने हीलियम ले ली क्या ले ली बी गैस क्या मान ली
ए वो गैस है और बी गैस अपन ने हीलियम गैस को मान लिया। अब सुनना ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज। बोल रहा है कि एक गैस हीलियम जितना समय लेती है उसके कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा समय लेती है। तो हीलियम का टाइम अगर टी है बच्चों, तो इसका कितना टाइम होगा? इस गैस का टाइम 3t होगा। ये इंफॉर्मेशन समझ में आई? एक गैस हीलियम के कंपैरिजन में, बी गैस मैंने हीलियम मान रखी है, हीलियम के कंपैरिजन में एक गैस 3 गुना ज्यादा समय लेती है। तो अगर ये टी टाइम में बाहर निकलती है हीलियम गैस, तो ये गैस कितने टाइम में बाहर निकल रही? अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। अब आप मोलर मास, इसका मोलर मास पता है नहीं पता अपन को? हीलियम का कितना होता है? 4। ये निकलवा रहा है, रख दो यहाँ पे। तो टीबी की जगह टी लिख दीजिए, टी ए की जगह 3t इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी गैस 4, मोलर मास ऑफ ए गैस पूछा जा रहा है। टी से टी कैंसिल हो गया बच्चों, 1/9 स्क्वायर कर दिया 4/ma। मोलर मास ऑफ ए गैस विल बी 9 4 जा 36 am। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन चलिए। The rate of diffusion of a gas is twice of gas B ब्रैकेट में हीलियम। फाइंड मोलर मास ऑफ गैस ए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस बार मैंने रेट की इंफॉर्मेशन दे दी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज ट्वाइस दैट ऑफ बी गैस, और बी गैस हीलियम है, मोलर मास ऑफ गैस है। वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों, इस बार रेट की इंफॉर्मेशन है और मास की। यहां से सॉल्व कर लो, आर ए बाय आर बी इक्वल टू, अच्छा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस की रेट को आर ए मान लें, ठीक है, इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ हीलियम। हीलियम की रेट अगर आर है तो इस गैस की रेट कितनी हो जाएगी? यही होगा बच्चों, मैंने बी गैस हीलियम को मान रखा, तो बी गैस की रेट अगर आर है तो ए गैस की रेट डबल होगी, इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी गैस 4 बाय मोलर मास ऑफ ए गैस। 2 2 जा 4 इक्वल टू 4 बाय ma, ma विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, चलिए कल सब लोग मॉड्यूल लाएंगे साथ में, क्या लाएंगे? ये कंप्लीट हो जाएगा, सभी लोगों को मॉड्यूल लाना है बच्चों, ये कंप्लीट कर लेंगे अपन, और इसके क्वेश्चंस अपन मॉड्यूल से उसी टाइम करवा दूंगा मैं सारे क्वेश्चन। बस आपकी ड्यूटी है, आप रेडॉक्स के क्वेश्चन कर लीजिए, इसके क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा कल क्लास में, ठीक है? सारे क्वेश्चन नहीं रियल गैस के। हाँ कल हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा, मतलब डिस्कशन बचेगा तो बच जाएगा, अदरवाइज तो ये कंप्लीट हो जाएगा 101%। ठीक है चलिए, थैंक यू बच्चों। हाँ गाएंगे अपन, एक साथ गाएंगे बेटा गाना।